जी, पेन की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। किसी एक को याद हो, कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा हो तो बताएं। कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी थी? सर हमने एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन एंड रेटिकुलर पेन के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड। और रेडिकुलर पेन और उसके अलावा नोसिसेप्टिव पेन यस सर, एंड न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है, ये सब पढ़े थे। अच्छा, पेन को रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उनका नाम क्या होता है? एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि आप लोगों के कोर्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं? एनाल्जेसिक्स है। थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू विल डेफिनेटली इनसे आपका इंटरेक्शन रहेगा। तो एनाल्जेसिक्स की दो क्लासिफिकेशन मेनली हमने फोकस की थी। नंबर वन कौन सी थी? आंसर एनसेड्स, ठीक एड्रेस है, जिनकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। वेरी गुड, ठीक है। और इसकी हमने दो एग्जांपल्स देखी थी क्या? याद है आप लोगों को दो एग्जांपल्स? जैसे 3 हमने पढ़ी थी, एक मॉन्टिक्यूलर सोडियम, एक नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन सोडियम। एक नेप्रोक्सिन देखी थी, एक डिक्लोफेनिक देखी थी। अच्छा, मोन्टिलुका सोडियम जो है वो एनसेड की एग्जांपल नहीं है, वो आगे हम देखेंगे कि वो लॉक्स पाथवे को रोक रही है। और दूसरी तरफ ओपियोइड्स थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नाम याद रखिएगा, मॉर्फिन और कोडीन, इन दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। अच्छा, एरिकडोनिक एसिड पाथवे कोई एक बच्चा रिपीट कर सकता है? अजहर बेटा, आप रिपीट कर सकते हो, या इकरा जी, कौन करना चाह रहा है? सर मैं कर देती हूँ। चलिए आप। सर हमने एरिकनोइक एसिड पढ़ी थी, उसमें हमने 2 नाम्स पढ़े थे, एक कॉक्स का और एक लॉक्स का। कॉक्स पाथवे में था साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे कहलाता है, और जो लॉक्स पढ़ा था उसमें लिपोऑक्सीजनेस पाथवे। ठीक है, तो जो हमने कॉक्स पाथवे पढ़ा था उसमें कॉक्स 1 था, कॉक्स 2। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 प्रोस्टाग्लैंडिन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और उसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ था प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में और E2, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ अल्फा में, प्रोस्टाग्लैंडिन 12 में जिसका नाम प्रोस्टासाइक्लिन था, और जिसका एक और नाम था TXA2 जिसको हम थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपने बताया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसमें पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन और गैस्ट्रिक जितनी भी मेम्ब्रेन है उनको प्रोटेक्ट करा होता है। वेरी और गुड। जो थ्रोम्बोक्सिन है वो क्या करता है? क्लॉटिंग। अगर थ्रोम्बोक्सिन क्लॉटिंग करा रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराएगा? वो एंटी क्लॉटिंग कराएगा। तो इसमें हमने फिर जो नेक्स्ट पढ़ा ना लॉक, जिसमें लिपोऑक्सीजनेस आते ल्यूकोट्राइंस, हैं हाँ, लिपोऑक्सीजनेस पाथवे। सर, उसमें हमने पढ़े थे उसमें वो फर्दर नेम से जैसे A4, C4, D4, ये लिटोग्राइन के नाम से E4। और इसमें एक लिटोग्राइन में आपने बताया था कि ये ना एलर्जिक बॉडी के रिएक्शन जो एलर्जिक होती है उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज करा था, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा होता है, ये पढ़ा था। वेरी गुड। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं? एस्थमेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो किस पे काम कर रही थी? ल्यूकोट्राइंस पाथवे पे काम कर रही होती, ठीक है। जैसे कि आपने शुरू में एक एग्जांपल एक बच्चे ने दी थी मोन्टिलुकास सोडियम की। तो मोन्टिलुकास सोडियम कहाँ पे काम कर रही है? ल्यूकोट्राइन पाथवे या लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे, लिटोग्राइन पाथवे, ठीक है। क्योंकि अगर लेकिन लेथोराइन का पाथवे स्टॉप हो रहा है, मतलब अगर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ रही है, तो वो डील कर रही होती है एस्थमा के पेशेंट्स को, एस्थमा के में इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली राइट। तो ल्यूकोट्राइन का पाथवे क्या होता है? अगर उसको स्टॉप किया जाए तो एलर्जिक रिएक्शंस या एस्थमेटिक पेशेंट्स को डील करना या उनको ट्रीट करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन बीइंग अ डीपीटी डॉक्टर, तो हमें ज़्यादातर किससे लेना देना होगा? कॉक्स पाथवे से, क्योंकि हमें पेन और इन्फ्लेमेशन या फीवर वगैरह से डील ज़्यादा करना पड़ता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्लैंडिन है। और उसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन, जिसे कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन I2, और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो इनके कुछ नाम याद रखिएगा, आगे हम देखते जो प्रोडक्ट्स इन पे काम कर रही थी। हमने देखे थे कि ओपियोइड्स के डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से रिसेप्टर थे ओपियोइड के? म्यू, कापा एंड डेल्टा। और ये इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है ओपियोइड रिसेप्टर्स की?
मेड्यूला हाइपोथैलेमस। मेड्यूला हाइपोथैलेमस या ब्रेन कह लें आप, या स्पाइनल कॉर्ड कह लें, इनमें इनकी लोकेशन होती है, सीएनएस स्पेसिफिकली। तो इसमें कुछ ड्रग्स जो हैं, अच्छा ये ओपियोइड्स किस तरह से काम करते हैं, हमने इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था क्या? वीडियो एक दिखाई थी मैंने आप लोगों को कि नहीं? यस सर, दिखाई थी। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को याद है, ये जी कपल्ड रिसेप्टर पे काम कर रहे थे और इनहिबिटरी इनका मैकेनिज्म था। ठीक है, इनहिबिटरी मैकेनिज्म किस तरह था, इस पे हम आते हैं। जी कपल्ड रिसेप्टर पे काम कर रहे थे, कैल्शियम को का इन्फ्लक्स क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। जब भी किसी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है या कोई भी कंट्रैक्शन हुई या कोई सा भी नया मैकेनिज्म शुरू हुआ, वो सारे मैकेनिज्म शुरू होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की बेसिस पे, यानी एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के बाद। और जब हम उस एक्शन पोटेंशियल को रोक दें तो वो तमाम मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उस एक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो बॉडी में टर्म क्या यूज होती है, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन? कौन सी टर्म होती है? Depolarization. डीपोलराइजेशन, एब्सोल्युटली राइट। डीपोलराइजेशन क्या करती है, बॉडी में नए मैकेनिज्म्स या नए सिस्टम्स को शुरू करती है। जब हमें एक्शन पोटेंशियल को रोकना है तो हमें किस स्टेप को रोकना है? Depolarization को. डीपोलराइजेशन कैल्शियम को। को रोकने। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन को रोकने से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग से एक सेंसेशन जा रही है इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में कि यहाँ पे हाथ में यहाँ पे पेन है। अब उस सेंसेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल को रोकना पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए हमें डीपोलराइजेशन को रोकना पड़ेगा। डीपोलराइजेशन जब रोकेंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक जाएगा और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते थे वो भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओपियोइड्स जो ड्रग्स हैं, या मॉर्फिन या कोडीन, इनका क्या होता है, इनहिबिटरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है जी, ये समझ आ रहा है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं बेटा? चले जी, ये याद है आप लोगों को फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कोई बताएगा एक बच्चा? यस सर। जी बेटा बताइए। इसमें हमने पढ़ा था कि माइटोसिस में जो है डिक्रीज हो रहा होता है पीपल का साइज, और इसमें जो है मैंने जैसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पेन को रिड्यूस कर रही होती है ड्रग्स। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा होता है जैसे कि एस्थमा वगैरह, और क्या नाम है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मोस्ट कॉमन होता है। इसमें हमने फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यानी स्ट्रेस का इफेक्ट आ रहा होता है, हाइपोटेंशन करवा रहा होता है, नोजिंग वॉमिटिंग करवा रहा होता है, और सिडेशन करवा रहा होता है। अच्छा ये बताएं बेटा, सेडेशन जो है इसका साइड इफेक्ट है या थेरेप्यूटिक इफेक्ट है? Therapeutic effect है. थेरेप्यूटिक इफेक्ट किस तरह है बेटा? सिडेशन हो रहा है। किस तरह है थेरेप्यूटिक? क्योंकि शायद जिन लोगों को इंसोम्निया नींद नहीं आती इंसोम्निया के उनको हम पेशेंट्स, दे वेरी सकते हैं. गुड वेरी गुड। कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट होगा। कफ सप्रेशन नो सर, हम इसको भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट में ले सकते हैं ना, थेरेप्यूटिक जिनको ले डायबिटीज. सकते, बिल्कुल, जिनको डायरिया हो नंबर 1, और डायरिया थेरेप्यूटिक में आता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब ये क्या कराएं, कफ सप्रेशन। एंटीट्यूसिव की टर्म हमने यूज़ की थी कि ये एंटीट्यूसिव के तौर पे भी ये ड्रग यूज़ की जाती है जिन लोगों को कफ हो रही है। नोजिया एंड वॉमिटिंग क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को लो करना, इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट में यूज़ किया जा सकता है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी बिल्कुल साइड इफेक्ट है। एनर्जेसिया जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। और मायोसिस जो है वो कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट में भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इसके। ठीक है, ये इसके इफ़ेक्ट्स थे। ओपियोइड्स की हमने देखे थे कि डिफरेंट क्लासेस हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ओपियोइड का सबसे नाम क्या है एगोनिस्ट में, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं? मॉर्फिन, मेथाडोन, कोडीन। जी बिल्कुल, मॉर्फिन, मॉर्फिन का नाम याद रखिएगा। मॉडरेट में कोडीन का नाम याद रखिएगा। और
फिर मिक्स्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ड्रग्स के जो नाम आएंगे ना, वो जो ये क्लासिफिकेशन के छोटे छोटे चार्ट दिए मैंने, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, और इसी में से मैं कोशिश करूँगा कि इधर उधर से कोई ड्रग ना दो। तो ओपियोइड्स बप्रीनॉर्फिन और नल्ब्यूफिन। ओपियोइड्स में मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कौन से? बप्रीनॉर्फिन एंड नल्ब्यूफिन। एंटागोनिस्ट में नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रेक्सोन। अच्छा, आप बताएं कि एगोनिस्ट कहाँ पे यूज होंगे, ओपियोइड एगोनिस्ट? कोई बता सकता है ओपियोइड एगोनिस्ट कहाँ पे यूज होंगे? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ये हो सकता है कि क्योंकि एक ऑनेस्टेट वो स्टिमुलेट कर रहा होगा बेसिकली स्लीप को, मतलब जो मॉर्फिन का एक्ट है उसको, या फिर अदर देन कोडीन या प्रोपीन, उनको जितने भी फंक्शन है उसको स्टिमुलेट कर रहे होंगे। बेटा जो सारा अभी हम पढ़ते हुए आए ना कि ये इनका सेडेटिव इफेक्ट है, कफ सप्रेशन होते हैं, ये एनाल्जेसिक इफेक्ट है, ये सारा जो इफेक्ट है ये किसका है? एगोनिस्ट का है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में कौन यूज होते हैं? इसमें एगोनिस्ट यूज होते हैं। एंटागोनिस्ट ओपियोइड एंटागोनिस्ट कहाँ पे यूज होंगे? नैलोक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन। सोचें जरा। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। अच्छा जी, बोलिए, किसी को पता है एंटागोनिस्ट कहाँ पे यूज होंगे? एंटागोनिस्ट कहाँ पे बेटा? खुशबू बेटा, सहर बेटा, अमना, कहाँ है सारे? सर ऐसा हो सकता है जैसे हमारे पास एगोनिस्ट क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि एगोनिस्ट हमारे पास प्राइम मूवर है, सही है, तो एंटागोनिस्ट हमारे पास उसके अपोजिट वाले होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है शायद कि हमारे पास जो ड्रग होगी एंटागोनिस्ट, तो जो मेन जो काम हो रहा होगा उसके जो अपोजिट वाला जो वर्क होगा उसको वो एंटागोनिस्ट करवा रहे हो। बिल्कुल उसी के अपोजिट काम में यूज होंगे, मगर कोई इंडिकेशंस बता दें कि कहाँ पे, ये जानना चाह रहा हूँ। कोई गेस? देखिए बेटा, ओपियोइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमें पता है कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से ओपियोइड्स लेने वाले लोगों की अक्सर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन। क्योंकि अगर किसी पेशेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ओपियोइड्स की ओवरडोज की वजह से, या कोई और वजूहात हैं, तो वहाँ पे क्या लेते हैं? ओपियोइड के एंटागोनिस्ट, ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ओपियोइड्स के कम कर सकें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, वो Yes, sir. एंटागोनिस्ट क्या करेंगे? वो सेम रिसेप्टर पे जाके लग जाएंगे और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करेंगे? एगोनिस्ट का या ओपियोइड्स का स्टॉप कर देंगे। तो उसके बाद रिस्पिरेटरी डिप्रेशन या कोई भी इशू अगर कोई हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुई किसी पेशेंट को, तो उसको डील करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा होता है मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसमें एग्जांपल है बपरीनॉर्फिन, बपरीनॉर्फिन, नल ब्यूफिन। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे कहते होंगे कहीं भी जाने के लिए, जैसे पिकनिक पे आपके साथ जा रहे हैं, कि हम तो आप ही की वजह से जा रहे हैं, आप ही की वजह से चल रहे हैं। तो जब एक दफ़ा आपके साथ वो पिकनिक पे चले जाते हैं या कहीं पे भी चले जाते हैं, बाद में वो दूसरे लोगों में जाके एंजॉय और घुल मिल जाते हैं, और आपके जहन में उस टाइम ये डायलॉग याद आ रहा होता है कि हम तो
आप ही की वजह से चल रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों की एग्जांपल हमारे पास आती है मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एक टाइम में वो एगोनिस्ट वाला काम भी करेगा और एंटागोनिस्ट वाला काम भी करेगा, मतलब आपके साथ भी रहेगा और दूसरे के साथ भी रहेगा। इफेक्टिव भी प्रोड्यूस करेगा, मींस के ओपियोइड वाला ओपियोइड के एगोनिस्ट मॉर्फिन जैसा काम भी करेगा और ओपियोइड के एंटागोनिस्ट नैलेक्सोन जैसा काम भी करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा समझ आ सर रहा मतलब है? आप बोल रहे हैं कि ये एगोनिस्ट की तरह भी फंक्शन करेगा और जब सिचुएशन होगी तो फिर वो एंटागोनिस्ट की तरह एक ही में हमें जो है वो दोनों मिलेंगे फंक्शन, ये बात है। बिल्कुल यही बात है, Yes, sir. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि मिक्स्ड कैरेक्टर वाली कोई प्रोडक्ट ज़्यादातर प्रमोट ना करें, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना। कभी वो एगोनिस्ट के तौर पे काम करेगा, कभी एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करेगा, तो हमें क्लियर ही नहीं होगा कि वो बॉडी में जाके कौन सा एक्शन ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि या तो एगोनिस्ट दें या तो एंटागोनिस्ट दें, ये ज़्यादा कोशिश रहती है। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ी थी, मॉर्फिन जो है वो एगोनिस्ट की एग्जांपल है, एंटागोनिस्ट की है या मिक्स्ड की है? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट में भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सीएनएस पे काम करती है, ये पढ़ी थी हमने स्लाइड। नो सर, नो सर। पेपिवर सोमनिफेरम एक पोपी का प्लांट होता है, ठीक है, जिससे यहाँ पे हासिल होती है। ज़्यादातर जब आप बलूचिस्तान की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो काफ़ी ड्रग्स के मिलते हैं प्लांट्स, जिनमें से एक प्लांट पेपिवर ओमनीफेरम होता है जिसमें से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो मॉर्फिन जो है एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, हर किस्म के पेन में यूज़ की जा सकती है। इवन के मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेन, किडनी स्टोन का पेन या लेबर के ड्यूरेशन में जो पेन होता है, सब में यूज़ की जा सकती है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज़ सो इफेक्टिव इन एवरी काइंड ऑफ पेन। इवन कि आपको किसी दर्द से आराम नहीं आ रहा, कीमोथेरापिक पेशेंट्स में भी जब दर्द से आराम नहीं आता तो डॉक्टर रिकमेंड करता है, या किसी की हड्डी टूट गई और उसको किसी भी पेन किलर से आराम नहीं आ रहा, पेन किलर्स मीन्स एनसेड से आराम नहीं आ रहा, नॉन ओपियोइड से आराम नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर उसको शिफ्ट करता है किस पे, ओपियोइड्स पे। बात समझ आई? यस अच्छा जी, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। शायद पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी कि नहीं देखी। एक आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को इसकी, क्या नहीं आ रही? नो सर। चले जी, मैं इसी तरह समझा देता हूँ। अच्छा, नॉर्मली प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स का आप लोगों को कॉन्सेप्ट है? सर ये एक्सप्लेन कर दिया था आपने। यस जी, सर, ये एक्सप्लेन कर दिया है एक्सप्लेन कर आपने। दिया था। चले एक दफ़ा जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिएगा, इस इमेज को भी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन की बात करते हैं। मॉर्फिन के इफ़ेक्ट्स क्या, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होते हैं, ये सीएनएस पे भी काम करते हैं, ब्रेन पे भी काम करते हैं। यूफोरिया के इफ़ेक्ट देता है मॉर्फिन। यूफोरिया क्या होता है बेटा? यूफोरिया क्या होता है बेटा? बच्चे आज खासे गायब हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे गायब है। क्या होता है बेटा यूफोरिया? सर इंटेंस एक्साइटमेंट की फीलिंग या फिर हैप्पीनेस, मतलब एक्साइटमेंट में जो एक्साइटेशन होती है वो यूफोरिया बिल्कुल कहलाती है। बिल्कुल, यूफोरिया एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है। जब भी कोई शख्स ड्रग्स लेता है, ठीक है, ड्रग्स में आई एम टॉकिंग अबाउट एडिक्टिव ड्रग्स, जैसे नशे वाली जो ड्रग्स होती है, उसको लेने के बाद क्या फीलिंग्स आती है यूफोरिया की, कि बहुत अच्छा फील होता है, एक्साइटेड फील होता है और इंसान को रिलैक्सिंग या काम मूवमेंट होता है। अक्सर जो लोग स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द कॉमन या फैमिली इश्यूज चल रहे होते हैं या कोई से भी इश्यूज चल रहे होते हैं उनकी लाइफ में, वो एक रिलीफ जो है
कहाँ पे तलाश करते हैं? थ्रू ड्रग्स तलाश करते हैं। तो वो यूफोरिया जो है एक फीलिंग होती है कि हर चीज़ ज़िंदगी में अच्छी चल रही है और खुशी खुशी वाली फीलिंग उनमें इंक्रीज होती है ड्यू टू टेकिंग एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स क्या करती हैं? डोपामिन या सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मूड जो है इंसान का वक्ती तौर पे सही हो जाता है। इंट्रावेनिसली तौर पे, इंट्रावेनिस आईवी के तौर पे अगर ली जाए मॉर्फिन या हीरोइन, तो ये यूफोरिक रश जो है वो प्रोड्यूस करती है। यूफोरिक रश मीन्स हैप्पीनेस की फीलिंग। अच्छा, हमने एक और बात पढ़ी थी कि मॉर्फिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो डेथ करा रहा है वो क्या था बेटा? रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। एब्सोल्युटली राइट। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो है इनटेक कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर एक्सेस में मौजूद हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, और ओपियोइड्स की ओवरडोज की वजह से अक्सर ये होता है, और इसकी वजह से पेशेंट की या किसी भी शख्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट होता है टाइट्रेटेड इफेक्ट। टाइट्रेटेड इफेक्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। टाइट्रेटेड इफेक्ट आप लोगों को पता है कि जो भी एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जो भी नशे वाली ड्रग्स हैं, उनको लेने से क्या होता है कि अगर 5 mg पहले आपने ली थी तो आपको सेम इफेक्ट अगली दफ़ा कुछ टाइम बाद 10 mg पे आएगा। फिर आपको आस्ता आस्ता उसकी क्या करनी पड़ेगी? डोज बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो सेम इफेक्ट आपको आता रहे। ये बात समझ आती होगी यकीनन आपको। इसको फार्मास्यूटिकल की ज़बान में टाइट्रेटेड इफेक्ट कहते हैं। तो मॉर्फिन का टाइट्रेटेड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। डिक्लोफेनिक का आएगा या नेप्रोक्सिन का आएगा? सर ये टाइट्रेटरी इफेक्ट आप फिर से बता देंगे? बेटा, टाइट्रेटेड इफेक्ट होता है कि जो भी एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं उनको लेने से क्या होता है कि वक्ती तौर पे आपको उनकी डोज इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि सीएनएस जो है पिछली डोज का आदी हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेमैन की ज़बान में बोलूँ कि पहले किसी शख्स ने अगर एक गिलास मतलब अल्कोहल यूज़ की, ठीक है, एक गिलास अल्कोहल यूज़ की, उसको इजीली नशा हो गया और रिलीफ फील हो गया। अगली दफ़ा वो एक गिलास से ऊपर पिएगा, फिर वो इफेक्ट आएगा। फिर अगली दफ़ा वो पूरी बोतल पिएगा तो वो इफेक्ट आएगा। तो इसे फार्मास्यूटिकल्स की ज़बान में टाइट्रेट इफेक्ट कहते हैं कि डोज जो है, जो सीएनएस एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं उसकी इंक्रीज करनी पड़ती है। अब मेरा सवाल ये आप लोगों से कि नेप्रोक्सिन या डिक्लोफेनिक के साथ टाइट्रेटेड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्योंकि वो वजह नहीं होगा, वजह बेटा? क्योंकि वो ज्वाइंट पेन क्योंकि के वो लिए यूज सीएनएस होती है ना, पे हेडेक वर्क के नहीं लिए। करती। एब्सोल्युटली, वो सीएनएस पे काम नहीं कर रही, वो पीएनएस पे काम कर रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है। और मॉर्फिन या ओपियोइड्स जो है वो सीएनएस पे काम करती है। ठीक है, डिफरेंस रखिएगा एनसेड्स और मॉर्फिन के बीच में या ओपियोइड्स के बीच में। तो बाकी ये क्या है कि हिस्टामिन रिलीज भी इंक्रीज करती है। हिस्टामिन क्या होता है बेटा? ये भी हैप्पी हार्मोन है ना सर? और ये कोई? भी हिस्टामिन एक सर न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लेमेटरी या कंडीशन हार्मोन में होता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में या एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ता है। और कोई बताना चाहेगा इसमें? कहाँ से रिलीज होता है बेटा? पॉइंट पढ़िए पहला वाला। मास्ट सेल से रिलीज होता है। मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। और क्या कराता है कि एलर्जिक रिएक्शंस कराता है। हम अब आप सोचें कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। होते हैं। तो हम उनमें मॉर्फिन दे सकते हैं? सवाल मेरा ये है। नहीं दे सकते। तो नो सर। हम क्या इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे कि उन्हें इंडिकेटेड है, या क्या टर्म यूज करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। वजह क्या है कि इसको रिलीज रिस्पिरेटरी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। हिस्टामिन को रिलीज कराता है। हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, फिर एलर्जिक रिएक्शंस होंगे ना। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, उसके अलावा हार्मोनल एक्शंस पे भी काम करता है मॉर्फिन। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इंक्रीज करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़ा है आप लोगों ने पहले कभी? यस सर। क्या होता है बेटा? सर ये बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है वाटर की, एक्सेसिव वाटर की, सॉल्ट की। रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है, या इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करवा रहा होता है। तो हार्मोनल एक्शन है मॉर्फिन का कि वो यूरिनरी रिटेंशन भी कराती है, क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इंक्रीज करती है। इसके नाम से ही है। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का आउटपुट, या एक यूरिन को बाहर निकलवाना आसान हो। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक मीन्स कि जो यूरिन को स्टॉप करवाए, रुकवाए। अच्छा, लेबर में भी यूज़ होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज़ होती है, कि जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? इंक्रीज। डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज करती है ये लेबर के कॉन्ट्रैक्शन को। अच्छा, मॉर्फिन उसके अलावा यूज़ किया जा सकता है डायरिया में और डायसेंट्री में। हमने देखा था कि डायरिया में क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये क्या कराता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन जो है, ये सारे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला था एनर्जेसिया, यूफोरिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन इसका साइड इफेक्ट था। हिस्टामिन रिलीज भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आता है। हार्मोनल एक्शन यूज़ कर सकते हैं हम अच्छे एक्शन में। लेबर में यूज़ होता है। और इमेसिस, इमेसिस क्या होता है बेटा? जब भी किसी शख्स में नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग को इंड्यूस कराए बॉडी, तो इस फीलिंग को कहते हैं एमेसिस या एमेटिक एक्शन। एमेसिस मीन्स नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग्स जब इंक्रीज होती है किसी भी शख्स में, तो इसे कहते हैं एमेसिस। तो मॉर्फिन नोजिया एंड वॉमिटिंग करा रहा था कि नहीं करा रहा था? करवा रहा था सर। तो तभी ये एमेसिस, ठीक है, तभी ये एमेसिस वाली टर्म जो है यहाँ पे आई हुई है। समझ आई? अच्छा, अब कफ सप्रेसेंट के तौर पे मॉर्फिन का काम था कि नहीं था? था सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि ओपियोइड्स में कौन सी ज्यादा कफ सप्रेसेंट है, तो उसका नाम होता है कोडीन। कोडीन हमने पढ़ा था कहीं पे अभी तक? यस सर। यस सर। यस सर। किस में आ रहे थे कोडीन? जो होते हैं सर मॉर्फिन की जो सर सेकंड स्टेज थी, एगोनिस्ट मॉडरेट के अंदर कोडिन एगोनिस्ट आ रहा था। एब्सोल्युटली ठीक है, मॉडरेट के अंदर आ रहा था ये कोडीन। ठीक है, तो ये एनाल्जेसिक से ज़्यादा एंटीट्यूसिव इफेक्ट रखता है, ये बात याद रखिएगा। एनाल्जेसिक के तौर पे जब हमें ओपियोइड को यूज़ करना है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे? मॉर्फिन को। ठीक है, और जब हमें एंटीट्यूसिव को प्रेफर करना पड़ेगा, तो हम किसको यूज़ करेंगे? कोडीन। कोडीन। अच्छा, अब हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो इसके हैं, वो सारे एनाल्जेसिक इफेक्ट हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, रिलीफ ऑफ कफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है बेटा? सर लंग्स के अंदर आई थिंक एडिमा हो जाता है, यानी कि एडिमा हो फ्लूइड जाता है। इंक्रीज हो जाता है। फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वो ज़्यादातर ब्रोंको डायलेशन की कंडीशन होती है। तो हमने पढ़ा था कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है। तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में इसलिए ये यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अगर अब एडवर्स इफेक्ट्स पे आते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट में नंबर 1 इफेक्ट है ओपियोइड पॉइजनिंग का। वो कौन सा था? हमने अभी पढ़ा था, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। डिप्रेशन। ठीक है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है इसमें। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन भी ये कुछ प्रोडक्ट्स के साथ करता है, जिसे कहते हैं माउस मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। अच्छा, मॉर्फिन या कोई सी भी जो ड्रग है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, कोई सी भी जो सीएनएस ड्रग है, अगर आप एडिक्टिव पेशेंट्स को देखेंगे, आपकी ज़िंदगी का एक ज़ाविया ही बदल जाएगा। आप बोलेंगे कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम इस मसलों में या इन मसाइल में नहीं पड़े, क्योंकि वो बहुत ही मजबूर हो जाते हैं और उस ड्रग को नहीं छोड़ पाते। बहुत जी जान कोशिश लगाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उस ड्रग से क्या हो जाता है, खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनका सीएनएस या उनका मूड या उनकी जो हैप्पी वाली फीलिंग होती है, वो उनसे कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है। बात समझ आ रही है?
यस सर। तो यस यस उसके सर। बाद जब वो छोड़ने की उसे कोशिश करते हैं तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनकी बॉडी कभी शिवर करती है, कभी उन्हें बुखार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग छोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, स्मोकिंग में सबसे कम विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एडिक्टिव ड्रग को छोड़ने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो क्या है, विड्रॉल इफ़ेक्ट्स इसे कहते हैं। तो जबकि स्मोकिंग को छोड़ना सब में आसान है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग नहीं छोड़ी जा सकती। और इवन कि ऑपियोइड की एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, अल्कोहल भी स्ट्रांग एक एडिक्शन है। अल्कोहल की एडिक्शन किसी शख्स को हो गई है और अगर उसने अचानक से उसको छोड़ा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सीएनएस इस कदर आदी हो जाता है उस ड्रग का या उस एडिक्शन का। अगर एक वीडियो शेयर हो सर जाए। जी बेटा। सर कल मैं एक अवेयरनेस सेशन जो ले रही थी वेबिनार, तो उसके अंदर ये बता रहे थे कि जो विड्रॉल इफेक्ट है ना, उनको भी सप्रेस करने के लिए जो है स्मॉल अमाउंट में, मतलब लिटिल अमाउंट में, जो है जैसे स्मोकर है वो टोबैको यूज कर रहा है या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में उसको विड्रॉल इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए देते हैं। एब्सोल्युटली बेटा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी एडिक्टिव चीज़ अचानक से छोड़ेंगे तो बॉडी शिवरिंग, ट्रिमरिंग और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। तो आप क्या करते हैं कि उसकी डोज कम करते हैं ताकि वो साइड इफ़ेक्ट कम से कम दिखें। मतलब अगर कोई बंदा 6 सिगरेट पी रहा था, आप उसको क्या करेंगे, 4 पे लाएंगे, फिर 4 से 3 पे, फिर 3 से 2 पे, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आए, विड्रॉल इफ़ेक्ट्स कम से कम आए। अच्छा, अगर एक वीडियो यहाँ पे पता नहीं साउंड शेयर होगा कि नहीं होगा, मैं देखता हूँ, 1 मिनट कोशिश करता हूँ। ओपियोइड्स पे जो है अमेरिकन क्राइसिस भी आ चुके हैं कि पूरी फुल डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे कि किस तरह अमेरिकन ओपियोइड्स की एडिक्शन में चले गए और किस तरह उसकी क्राइसिस जो है वो फिर इंक्रीज़ हुए। फिर उसके बाद जो है वो ओपियोइड्स में फेंटेनाइल एक प्रोडक्ट है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी और बहुत एडिक्शन उसकी कॉज हुई थी। एक स्टोरी लगाते हैं अगर लग जाए। चले जी, यहाँ पे वीडियो नहीं चल रही तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा एक दफ़ा वीडियो, एक दफ़ा दोबारा कोशिश कर लेते हैं, अगर चल गई तो चल गई। हीरोइन भी बेटा मॉर्फिन की ही फॉर्म है, पता होगा आप लोगों को। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें तो हीरोइन जो है। यस सर। चले, यहाँ पे वीडियो जो है प्ले नहीं हो रही तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पर्सनली सेंड कर दूँगा ताकि आप लोग देख लें कि हाँ, एडिक्टिव पेशेंट्स की रिकवरी कितनी मुश्किल होती है। और ओपियोइड एडिक्शन पे अलग से पूरा जो है एक समरी है और पूरा एक अलग से टॉपिक है। तो जो मज़ीद, अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में क्या आते हैं। एक कार्टूनिक चला देते हैं।
साउंड आ रहा है बेटा इसका? Yes, sir. Yes, sir. I thought I was going to die. Every cell in my body hurt. अच्छा, ये सारे बता रहे हैं कि जब उन्होंने ओपियोइड्स को छोड़ा तो फिर उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एक होता है और गूस पम्प्स होते हैं और कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ये सारे सिम्टम्स। I don't think I've ever felt so sick in my whole life. I would have done anything to make it stop. So I took more oxys, and it did. These are the voices of people who have used opioids and have felt the pain of withdrawal. Opioids are powerful medication. People either take medication prescribed for pain or use illegal versions like heroin. Not only do opioids block pain, but they provide a wave of pleasant feelings known as a rush. These two benefits combined make people want to take them and keep taking them. Withdrawal is the process of a substance leaving the body. When a drug has been used a long time or in greater amounts to get the same result, the feelings you have when you stop taking it also become stronger. It's like your body is wondering where the drug went, and it complains. For some drugs like alcohol, withdrawal symptoms can be deadly. In the case of opioids, they're not life-threatening, but they can be very hard to tolerate. So what does opioid withdrawal feel like? It can feel a lot like a bad case of the flu. And if you think about that, it makes sense. Opioids make you feel relaxed, comfortable, mellow, and pain-free. Withdrawal symptoms feel entirely opposite. You might feel agitated and short-tempered, or anxious and worried. Your sleep can be messed up with trouble falling asleep or staying asleep. You might start sweating and trembling with goosebumps, and your muscles may ache all over. The pain that the opioid helped take away might come back, but worse than you remember it. Your stomach may feel unsettled, and you might have diarrhea or even vomit. People hate it. They crave the opioid, and they find themselves taking it again to get rid of the withdrawal symptoms. People can easily begin to rely on opioids and keep taking them. Many people start taking opioids to take away their pain, and that can spiral into a real problem when they try to take more opioids to stop the withdrawal symptoms. This can lead to opioid use disorder. If you or someone you love needs more of an opioid for the same effect on your pain, or if you have had withdrawal symptoms and have taken the medicine again to feel better, please be careful and ask for help. Talk to your provider. There is a lot of evidence that effective treatment programs can help keep withdrawal symptoms controlled and can help people reduce or discontinue using opioids. Even though difficult withdrawal symptoms can be the sign of a problem, it can also be the start of adjusting treatment or stopping use altogether. Recovery is possible for everyone. ठीक है जी, समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. कोई एक बच्चा बताएगा Yes, क्या sir. था इसमें? सर इसमें ना हमें विड्रॉल सिम्टम्स में जो है वो जैसे कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि उनको जो है कंफ्यूजन की फीलिंग और जो है पेन बहुत ज़्यादा बॉडी में, और इवन इसमें ये भी बताया कि जो पहले पेन था जिसकी वजह से वो ऑपियोइड्स लेते थे, वो जब उन्होंने वो छोड़ी विड्रॉल हुआ तो उससे बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया, इवन जो है वो अनटॉलरेबल हो गया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर इस सिम्टम से बचने के लिए जो है वो दोबारा से ऑपियोइड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर इतना ऑपियोइड डिसऑर्डर यूज हो जाता है ना, डिसऑर्डर यूज हो जाता है। और फिर ये भी बताया कि इसके इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए भी जो है वो मतलब जैसे कि जो प्रोवाइडर है या जो मेडिसिन है उससे बात करनी चाहिए ताकि वो उसकी सप्रेस को जो है वो रिड्यूस हो जा सके। लेकिन वही बात है कि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बार बॉडी का सीएनएस जब रिलाई कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो फिर बाद में छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब पहले से भी बहुत Disturbance ज़्यादा हो। जो है वो चीज़ वेरी गुड, प्रॉब्लमेटिक हो गई। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, तो आप लोगों को भी रिहैबिलिटेशन कहा जाता है कि आप लोग किसी भी शख्स को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाते हैं, और इसी तरह रिहैबिलिटेशन सेंटर इन ड्रग एडिक्शन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं, क्योंकि खुद से कोई सी भी ड्रग छोड़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बड़ा ही मुश्किल होता है। उन सारे सिम्टम्स में कंट्रोल जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में कराया जाता है ताकि कोई भी शख्स
अगर एडिक्टिव हो गया तो वो किसी भी ड्रग को रोक सके। इवन के यूएसए के मुताबिक ये कहा गया कि तकरीबन 1.5 लाख लोग या मंथली जो है वहाँ पे 1 लाख या 60,000 जो लोग हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स उनको बहुत सारे होते हैं। और अक्सर लोग जो खुद एडिक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी वो नशा या वो सीएनएस इफेक्ट नहीं आ रहा होता और वो उस चीज़ की ओवरडोज कर जाते हैं। जब ओवरडोज करते हैं तो क्या होता है कि उनकी डायरेक्टली कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है या पॉइजनिंग की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर बच्चे जो हैं उनके बगैर जीते हैं। और मतलब इसमें बहुत ही लंबा एक लेक्चर और लंबी बातचीत है। तो विड्रॉल सिम्टम्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि क्या होते हैं। ये तकरीबन 12 घंटे के बाद दिखते हैं किसी भी एडिक्टिव ड्रग को छोड़ने के बाद, ठीक है। और ये विड्रॉल सिम्टम्स इस पे डिपेंड करते हैं कि कोई सी भी ड्रग कितने अरसे, लंबे अरसे तक ली गई और कितना कोई शख्स जो है वो इनका आदी हो गया, ये सब चीज़ों पे। तो एक दफ़ा देख लीजिएगा विड्रॉल सिम्टम्स। बात समझ आ गई है बेटा? विड्रॉल सिम्टम्स एनसेड में आएंगे कि नहीं आएंगे? सर एनसेड्स में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो तो पीएनएफ पे काम कर रहा है। कोडीन में सीएनएस पे आएंगे? करने वालों को आएगा ना। कोडीन पे आएंगे? यस सर। यस सर। यस कोडीन पे सर। आएंगे, लेकिन कोडीन की सीवियरिटी क्या होगी? मॉर्फिन से काफ़ी कम होगी। अच्छा, कोडीन के बारे में हमने ये पढ़ा कि कोडीन एक मॉडरेट एगोनिस्ट होता है किसका? ओपियोइड का। साइटोक्रोम P450 पे काम करता है और ये एंटी ट्यूसिव इफेक्ट रखता है। अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है इसकी पोटेंसी एनाल्जेसिक में कम होती है मॉर्फिन के मुकाबले में। इसका मतलब मॉर्फिन को जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन एनाल्जेसिक, एंड कोडीन को प्रीफर किया जाता है कहाँ पे? एंटी ट्यूसिव। ठीक है, बात समझ आई बेटा? चले जी, आगे हम देख रहे हैं कुछ ड्रग्स जो कोडीन की बेस पे बनाई गई। ब्रोफीन आप लोगों ने बचपन से यूज़ की जाने वाली एक प्रोडक्ट होगी आपकी ब्रोफीन। यकीनन इससे इंट्रैक्शन रहता होगा बेटा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ब्रोफीन अच्छा किसी भी चीज़ में जब प्लस आ जाता है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंडेबल होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड की गई, तभी उसके नाम के साथ प्लस आया। अक्सर डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि कोई भी अगर ड्रग किसी को भी प्रिस्क्राइब करें तो वो कहीं ना कहीं कम्बिनेशन में हो। नहीं तो अगर एक दो अलग मेडिसिन देंगे तो पेशेंट प्लेजेंट फीलिंग भी नहीं करता कि यार 2 या 3 मेडिसिन खानी पड़ रही है। उसके बजाय एक किससे अगर पेशेंट को आराम आता है तो वो कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये होता है कि कम्बिनेशन बनाने से ड्रग की एफिकेसी या पोटेंसी मजीद क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें आइब्रोफिन पहले से ही थी। ब्रोफिन में आइब्रोफिन जो एक एनसेड है। आइब्रोफिन क्या है? एक एनसेड है। तो इसमें कोडीन ऐड कर दिया गया। कोडीन ऐड करने की वजह से अब पेन रिलीविंग इफेक्ट भी आ गया। समझ आई बात? तो ये क्या लिखा हुआ? पावरफुल डबल एक्शन फॉर पेन रिलीफ। कैसे डबल एक्शन हुआ? मतलब एनसेड आइबुप्रोफेन ऐड कर कोडीन। हाँ, एक एनसेड ऐड की और दूसरी कौन सी ऐड की? ओपियोइड। कोडीन जो कि ओपियोइड है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डबल एक्शन हो गया क्योंकि दोनों क्या है? एनाल्जेसिक्स है। अच्छा, और ये बात याद रखिएगा कि हमें ज़्यादातर लेना देना एक तो ब्रांड्स है। ब्रांड्स कौन सी वाली? जो मशहूर ब्रांड्स हो, जिनका नाम अक्सर को पता हो या जो बहुत चलती हो। दूसरा, सॉल्ट से लेना देना होगा। मैं पेपर में अगर कोई इसमें सॉल्ट दे दिया या कोई सी इमेज दे दी कि यार ये ब्रोफिन प्लस है और इसमें ये सॉल्ट है, ये पूरी इमेज मैंने दे दी और मैंने कहा कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इसकी इंडिकेशन क्या होगी, तो आपको यकीनन इस बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कोडीन है, दूसरी चीज़ क्या है? आइब्रोफिन है, एक एनसेड है और एक क्या है? ओपियोइड है। तो ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अच्छा, ये एक है नेपाडॉक। नेपाडॉक एक एटको फार्मा की है। अच्छा, ये एबट फार्मा की है, ये एटको फार्मा की है। तो इसमें कोडीन, पैरासीटामोल प्लस कैफीन। पैरासीटामोल क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि कोडीन का कफ सिरप भी आता है। ये आप लोगों के सामने कोडीन का कफ सिरप बनाया हुआ, ठीक है, जो कि एक चलता है केयर प्लस के नाम से। अच्छा, ये आप बताएं मैग्नस MR30 mg। अगर मैंने पूछा ये इस ड्रग की इंडिकेशन क्या है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस क्लास में आती है, क्या बोलेंगे आप? मैग्नस MR30 दिख रही है आप लोगों को इमेज?
सर ओपॉइड है, यस मॉर्फिन सर, है, ये स्ट्रॉन्ग ओपॉइड ओपॉइड। ड्रग है। सर ओपियोइड ड्रग है, मॉर्फिन है इसमें। मॉर्फिन है, ठीक है। कौन सी ओपियोइड है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में आता है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? सर ये सीएनएस पे वर्क करेगी अपनी। हाँ, सीएनएस पे काम करेगी, ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करेगी, म्यू डेल्टा या कापा पे, और इनहिबिटरी एक्शन होता है इसका। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, डीपोलराइजेशन कराती है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज नहीं होने देती। तो ये इसका एक्शन पोटेंशियल था, जिसकी वजह से पेन रिलीविंग इफेक्ट आता है। बात समझ आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। चले जी, आगे है हमारे पास ड्रग दैट स्टिमुलेट वन रिसेप्टर। हमने बात की थी मिक्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। अगर हम बात करेंगे तो दो ड्रग्स आएंगी, बपरीनॉर्फिन और नलब्यूफिन, ठीक है। नैलेक्सोन किस क्लास में आ रहा था? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। किस लिए यूज कर रहे थे? जी, उसको सप्रेस करने अगोनिस्ट के की लिए। वजह से अगर एगोनिस्ट साइड के इफेक्ट आ इफेक्ट्स को रहे, सप्रेस करने के लिए। एब्सोल्युटली, ठीक है। जिसमें ओपियोइड की ओवरडोज हो गई, ओपियोइड के साइड इफेक्ट्स दिखने को मिले, तो हमने क्या किया? नैलेक्सोन यूज कर लिया, जो उसके साइड इफेक्ट को कम करेगा। तो ये हमारे पास पूरी क्लास हो गई ओपियोइड्स की, जिसमें हमने एगोनिस्ट पढ़ लिए, मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ लिए, और फिर एंटागोनिस्ट पढ़ लिए। अब आता है क्लास जिसे कहते हैं अदर एनाल्जेसिक्स, ठीक है। एक क्लास आती है जिसे कहते हैं अदर एनाल्जेसिक्स। अदर एनाल्जेसिक्स की अगर हम बात करें तो ये ओपियोइड से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मिलता जुलता होता है, लेकिन ये सीएनएस पे काम करते हैं, ठीक है। इनमें तमाम ओपियोइड्स वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ट्रेमाडोल। अदर एनाल्जेसिक्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सी है? ट्रेमाडोल। ये सॉल्ट पढ़ा जा रहा है? ट्रामाडोल HCl, यस सर। जी, ट्रेमाडोल आप लोगों ने कहीं पे यूज होते हुए देखी है? नो देखिए, सर। इस कोर्स से मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी ड्रग्स से और उनकी ब्रांड से, और आगे पीछे नज़रें अपनी घुमानी पड़ेंगे कि किन डेली ब्रांड से आपका ताल्लुक पड़ता है, उस पर कौन से सॉल्ट्स पाए जाते हैं और क्या इंडिकेशन होती है उनकी, ठीक है। तो अब ये अगर हम बात करेंगे ट्रेमाडोल की, तो टोनोफ्लेक्स के नाम से सामी फार्मा की आती है, कोई सी भी आ रही है फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब देखिए, ट्रेमाडोल, टोनोफ्लेक्स पे सिर्फ ट्रेमाडोल है, प्लस जब यहाँ पे आ गया पेंट्रा प्लस, तो ये इसमें पैरासीटामोल भी ऐड हो गया। पैरासीटामोल एक बहुत ही बिकने वाला सॉल्ट है, बहुत ही ज़्यादा जीएसके फार्मा ने इससे बिजनेस कमाया, और इसकी मोस्ट कॉमन, या इसको पैरासीटामोल को हम दूसरा नाम एसिटोअमाइनोफिन भी कहते हैं। एसिटोअमाइनोफिन या पैरासीटामोल एक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला सॉल्ट है। पैरासीटामोल का नाम सुना है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। पैनाडोल का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। हर 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 बच्चे को पता होगा कि पैनाडोल एक ड्रग, एक टैबलेट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जीएसके ने इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस कमाया है। पैनाडोल का सॉल्ट जो है वो पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या कहलाता है? एसिटोअमाइनोफिन। किस लिए यूज़ होती है बेटा पैनाडोल? पेन किलर के लिए। सर पेन रिड्यूस करने के लिए, और थकावट फीवर सर। फीवर फीवर, ठीक है। एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ये दो इसके एक्शन याद रखिएगा, एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल कहाँ पे यूज होता है? एज एन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ठीक है। अब हम दे रहे हैं पेंट्रा प्लस। पेंट्रा प्लस, उसमें ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल डाल दी। पैरासीटामोल पहले नहीं थी, प्लस के नाम से जब डाला तो पैरासीटामोल ऐड कर दिया उसमें। अब क्या एफिकेसी और पोटेंसी दोनों की अलग होगी, ट्रेमाडोल और पेंट्रा प्लस की? यस सर। अब बताएं कि टोनोफ्लेक्स किसको प्रिस्क्राइब करेंगे और पेंट्रा प्लस किसको प्रिस्क्राइब करेंगे? पेन को रिड्यूस करने के लिए टोनोफ्लेक्स।
पेन को रिड्यूस करने के लिए टोनोफ्लेक्स और पेंट्रा। सर पेन प्लस फीवर, पेन प्लस फीवर हो, ज़्यादा पेन हो, ठीक है, या अगर एनाल्जेसिक इफेक्ट देना हो तब, क्योंकि पैरासीटामोल है उसमें। पैरासीटामोल भी है और ट्रेमाडोल भी है। ट्रेमाडोल भी एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही है, मगर पेन के साथ अगर फीवर है या ज़्यादा पेन है, पेन की सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम प्रीफर कर सकते हैं पेंट्रा प्लस दें उसको टोनोफ्लेक्स की जगह, क्योंकि उसमें दोनों पेन किलर दिए हुए और दोनों एनाल्जेसिक्स, दोनों क्या दिए हुए, एक पेन किलर भी दिया हुआ और एक एंटीपायरेटिक भी दिया हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, पेंट्रा प्लस है ये। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। चले जी, आगे जो है एरिकडोनिक एसिड पाथवे हमने देखा था एक दफ़ा, बस उससे देख लें। एरिकडोनिक सर एसिड सेकंड नेम बता। किसका बेटा? पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल का सेकंड नेम है एसिटोअमाइनोफिन, या तो इसको पेनाडोल भी कहते हैं। पेनाडोल इसकी ब्रांड है, मोस्ट फेमस ब्रांड। अच्छा जी, अब मैंने ये तस्वीर दोबारा से एक बनाई हुई है जिसमें एरिकडोनिक एसिड पाथवे दोबारा से बताया गया और लिपोऑक्सीजनेस पाथवे दोबारा से बताया गया। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में जब भी नॉर्मल मैकेनिज्म को आप छेड़ाछाड़ी करेंगे, इन्फ्लेमेशन या पेन बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ये बात याद रखिएगा। जब आप छेड़ाछाड़ी करेंगे, नॉर्मल मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेंगे, तो कोई ना कोई, हर ड्रग के आपको पता है कि साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं हद तक इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उस ड्रग के क्या आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। पहला क्या होता है, हमारे जीआईटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, पता है? इंटरनल होलो ऑर्गन में, बताइए कोई। सर मेम्ब्रेन होती है, सिक्रीशन करवाती है। देखिए, इंटरनल होलो ऑर्गन जितने भी हैं, होलो ऑर्गन्स, उनमें म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो किसी भी ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्ट रखती है। तो इसी तरह जीआईटी में भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो उसको एचसीएल से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एचसीएल से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली स्टमक में जब एचसीएल स्क्रीट होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डिस्टर्ब हो या डिस्ट्रॉय हो, तो क्या होगा कि जल्दी से वहाँ पे निशानात या अल्सर कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे म्यूकस अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहेंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये बात याद रखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में डिफरेंट फायदेमंद काम भी करता है। नंबर 1 क्या करता है कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को सिक्रीट करवाता है। नंबर 2 क्या करता है कि वो एचसीएल की सिक्रीशन पे बैलेंस रखता है, कि मतलब कितनी एचसीएल की सिक्रीशन करानी है उतनी ही कराता है, ज़्यादा ना कम। तीसरा ये काम करता है, हमने देखा था कि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करा रहा था, थ्रोम्बोक्सिन कोपुलेशन करा रहा था, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन करा रहा था। ये क्लॉटिंग का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो क्लॉटिंग या प्लेटिलेट एग्रीगेशन करा रहा था। ठीक है, और चौथा फंक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो रीनल के ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। 4 फंक्शन हमें देखने को मिले प्रोस्टाग्लैंडिन के। वो क्या क्या होते हैं कि नंबर 1 इज म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करना। नंबर 2 रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जो कि ये लिखा हुआ। नंबर 3 पढ़े बेटा, यहाँ से कोई पढ़ेगा, प्रमोशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन and maintenance of renal blood flow, while ठीक है, TOX2 is चार फंक्शंस कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, जब भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे, कौन से हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, क्या हमने पढ़ते हुए हैं, कौन है प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर्स? प्रोस्टासाइक्लिन। सर ऑपोइड्स ओपियोइड्स तो प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर नहीं होते। एनाल्जेसिक्स की दूसरी क्लास कौन सी थी? एनसेड्स। एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर होते हैं, ये शुरू से हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 एग्जांपल पढ़ी थी, कौन सी?
नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, सोडियम। अभी आइब्रोफिन भी हमने देखा था, वो भी क्या है, एनसेड है। डिफरेंट एनसेड की क्लासिफिकेशन। तो ये सारे किस पाथवे पे काम कर रहे होते? कॉक्स पाथवे पे काम करते हैं कॉक्स पाथवे और प्रोस्टाग्लैंडिन को की इनहिबिशन करवाते हैं। ये बात हमें अंडरस्टूड है कि नहीं? यस सर। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन होगी तो बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, आप ये पहले पॉइंट में से निकाल के मुझे बताएं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन सर म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा जैसे नंबर वन पहले नंबर वन बताएं क्या है सर नंबर वन? म्यूकस सिक्रीशन, सर म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशन जो है वो नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से नहीं हो अल्सर्स कॉज होंगे। एब्सोल्युटली गुड। सेकंड, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन सही नहीं होगी, यानी कम ज्यादा होगा तो उससे एसिडिटी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन में भी मतलब क्लॉटिंग कम होगी, क्लॉटिंग पे इफेक्ट आएगा। फोर्थ, रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। अब इन चार इफेक्ट से हम देखते हैं कि जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे तो गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी, ठीक है, अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी। और जब प्लेटलेट बॉडी में नहीं बनते या कम बनते तो ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकता है, तो ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है। किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर समझ आ रहे हैं? चारों साइड इफेक्ट्स किस तरह आ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और बात मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा कि कॉक्स टू बॉडी में प्रोस्टासाइक्लिन को क्या करता है? इंक्रीज कराता है। किसको इंक्रीज कराता है? प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन का बॉडी पे क्या इफेक्ट था? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, वेरी गुड। एंटीक्लॉटिंग एंटीक्लॉटिंग इफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, कॉक्स-2 का एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट जब बॉडी पे आएगा तो वो फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? सर नुकसानदेह होगा। फायदेमंद होगा। किस तरह होगा फायदेमंद? होगा ना, क्योंकि हमने बताया कि इस मेडिसिन के बाद जो है वो क्लॉटिंग नहीं हो रही, मतलब आपने जैसे बताया कि ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो जब एंटी क्लॉटिंग होगी तो फिर वो हमारे लिए फायदेमंद होगी ना। अच्छा, इसमें ना बेटा अगर आप एज से रिलेटेड करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह इंसान की एज इंक्रीज हो रही होती है तो उसमें क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ब्लड क्या हो जाता है? मज़ीद थिक हो जाता है। और फिर ऐसे पेशेंट्स में क्या करना पड़ता है? हमें कोलेस्ट्रॉल वाली ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है, क्लॉटिंग कम कराने वाली प्रोडक्ट्स, क्लॉटिंग ज़्यादा सॉरी एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती है। होता है क्या है, वरना अगर हम ये एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे तो उस पेशेंट में क्लॉट कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन में या किसी लेयर में या किसी सर वो रन करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, वेरी गुड। और स्ट्रोक हो सकता है, वेरी गुड। तो कॉक्स-2 एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट किसकी वजह से दे रहा है? प्रोस्टासाइक्लिन की वजह से। बात समझ आ रही है? यस। अच्छा, अब जब हम कॉक्स-2 के इनहिबिटर देंगे, हम ना वैसे मतलब एक चीज़ मैं समझा दूं कि यहाँ पे कॉक्स-1 और कॉक्स-2 की क्लासिफिकेशन मजीद होती है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ एनसेड्स ऐसी होती हैं जो कॉक्स-1 पे काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कॉक्स-2 पे काम करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों पे काम कर रही होती है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली कॉक्स-2 की बात करेंगे तो वो क्या होंगी? कार्डियो प्रोटेक्टिव कहलाएंगी या कार्डियो टॉक्सिक कहलाएंगी? बताएं जरा। कॉक्स-2 इनहिबिटर कार्डियो है ना, प्रोटेक्टिव। दोबारा सोचें, प्रोटेक्टिव कहलाएंगी। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स की बात हो रही है। इनहिबिटर्स जी, वो टॉक्सिक होगी, कार्डियो टॉक्सिक कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? मैकेनिज्म समझ आया? सर क्योंकि वो क्लॉटिंग करवा रही है ना, क्लॉटिंग करवाएगी। क्लॉटिंग किस तरह कराएगी? प्रोस्टासाइक्लिन को क्या करेगी? कम करेगी, ज्यादा करेगी? इनहिबिट करेगी। इनहिबिट करेगी। जब वो डिक्रीज करेगी उसको और क्लॉटिंग को इंक्रीज करेगी, तो क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। बॉडी में एक बैलेंस होता है प्रोस्टासाइक्लिन के बीच में और थ्रोम्बोक्सिन के बीच में। जब भी प्रोस्टासाइक्लिन बॉडी में कम होगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 इंक्रीज होगा तो थ्रोम्बोक्सिन तो वैसे ही क्या करा रहा था?
क्या करा रहा है? कोगुलेशन। अच्छा, अब इसमें एक बात अंडरस्टूडेबल है, जब आपके पास कोई से भी कार्डियक पेशेंट हो, उनमें अगर आपने पेन किलर देनी है तो आपने कोशिश करनी है कि COX-2 इनहिबिटर्स ना दिए जाए, क्योंकि वो मज़ीद कार्डियक प्रॉब्लम करा सकता है। अब कंडीशन ये है कि 2 फार्मास्यूटिकल्स वाले आएंगे, ठीक है। COX-2 के फ़ायदे ये होते हैं कि जिन पेशेंट में अल्सर हो उनको दी जा सकती है, क्योंकि COX-2 GIT पे ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं कराते, GIT के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनिए, डॉक्टर आया, डॉक्टर के पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई 2, एक आया COX-1 इनहिबिटर। COX-1 इनहिबिटर ने कहा कि सर हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करें। द रीज़न इज़ दैट कि ये COX-1 जो है वो क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है और इसकी एफिकेसी ज़्यादा है, और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, मतलब ज़्यादा कार्डियक पे काम नहीं करेगा। अब बताएं कि COX-2 इनहिबिटर जब आएगा डॉक्टर के पास, वो क्या ऑफर करेगा, क्या कहेगा डॉक्टर को? इसी के अपोजिट होगा कि नहीं होगा? सर वो GI का बताएगा कि GI का बताएगा। वेरी गुड। यहाँ पर आपकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अल्सर के पेशेंट्स के लिए अगर वो अल्सर पेशेंट है तो वो यूज कर सकते हैं, COX-2 प्रोटेक्टिव है। लेकिन COX-1 वाला आके एक बात मजीद कहेगा, सर अगर आप COX-2 प्रिस्क्राइब करेंगे तो रिसर्च के मुताबिक ये बात कही गई कि COX-2 प्रिस्क्राइब करने, इनहिबिटर प्रिस्क्राइब करने की वजह से क्या होता है, कार्डियो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन रिसर्चेस को या इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन COX-1 इनहिबिटर एंड COX-2 इनहिबिटर। दोनों के साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स पे हमने बात की, ठीक है। एनसेड्स 3 इफेक्ट दे रहे थे, हम बार बार बात कर चुके हैं कि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ठीक है जी, ये 3 इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब ये एक क्लासिफिकेशन है COX-1 इनहिबिटर की, COX इनहिबिटर्स की और COX-2 इनहिबिटर की, ठीक है। ये नाम छोड़ दीजिए, ये नाम याद नहीं करिएगा, जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊँ वही याद करिएगा। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि COX-1 जब इनहिबिटर होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 को ज़्यादातर डिक्रीज करता है। ज़्यादातर बॉडी में जो इफेक्ट कर रहा है ना, अल्सर और ये सारे कंडीशंस, वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I2 करा रहा है। I2 क्या था? I2 क्या था बेटा? प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। तो ये प्रोस्टासाइक्लिन का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर हो रहा है, तो उसे हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्रोस्टासाइक्लिन उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? फायदेमंद है। किसी को ब्लीडिंग सर एंटी क्लॉटिंग है ना? एंटी क्लॉटिंग है, तो प्रोस्टासाइक्लिन उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? सर देखिए फायदेमंद है। नुकसानदेह, क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, एंटी क्लॉटिंग है। अगर किसी तो वो पेशेंट क्लॉटिंग में ब्लीडिंग हो आएगा ही नहीं तो हम उसको क्यों देंगे? मैं कह रहा हूँ, हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है। हाँ, तो ये वजह होती है कि अगर किसी पेशेंट को अल्सर हुआ हुआ है या ब्लीडिंग या हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा? सर ब्लड थिन हो जाता है बहुत ज्यादा। ब्लड थिन हो जाता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। इस तरह की कंडीशन में हम COX-1 इनहिबिटर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते सर। नहीं देंगे सर। नहीं दे सकते। रीजन इज दैट, क्या रीजन है? ये एंटीकोगुलेंट है। कि ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, इस पे सर्च करिएगा कि हीमोफीलिया में कौन से देते हैं हम, COX-1 इनहिबिटर देते हैं या COX-2 इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके साइड इफेक्ट बताए हुए कि किडनी पे भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं और हार्ट पे भी कुछ के साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए COX-1 और COX-2 को प्रेफर किया जाता है। जब भी मैं हार्ट पेशेंट की बात करूंगा तो मैं COX-1 इनहिबिटर्स दूंगा या COX-2 इनहिबिटर्स दूंगा, कौन से दूंगा? COX-1, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में बिठानी है कि क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे है। अच्छा, बात करेंगे तो नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर आते हैं नंबर 1, नंबर 2 सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स आते हैं, एंड नंबर 3 एक अलग से क्लास आती है जिसको हम देखेंगे। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव में आते हैं आइब्रोफिन, इंडोमिथासिन, डाइक्लोफेनिक,
पायरोक्सिकेम, यहाँ तक याद रखिएगा ये 4 नाम। और सबसे नंबर 1 आप लोगों को याद होगा एस्प्रिन, मोस्ट कॉमन जो यूज हो रहा है। एस्प्रिन कहाँ किस में होता है बेटा? हमने शुरू में पढ़ा था एस्थमा के पेशेंट्स में मोंटिकुलर सोडियम। नहीं, मोटिलुकास सोडियम बेटा अलग है, वो लॉक्स पाथवे पे जा रहा है, उनसे हमें लेने देना कम है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और किसी के कहीं एंटी क्लॉटिंग, यही सुनना चाहता है एंटी क्लॉटिंग। एस्प्रिन को जब हम कम डोज में देते हैं तो इसका इफेक्ट आता है एज एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट, लेकिन जब एस्प्रिन को हम हाई डोज में देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। ठीक है, जब कम डोज में देंगे तो कितना इफेक्ट आएगा? अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं एक तस्वीर ताकि आपको मजीद इससे क्लियर हो जाए। अब देखिएगा एस्प्रिन, बेटा मुश्किल तो नहीं है कोर्स ज्यादा? एस्कार्ड आप लोगों ने सर लेस डोज में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, लेस डोज में जो है एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, एस्कार्ड देखिए आप लोगों ने 75 मिलीग्राम, एस्कार्ड कहीं पे यूज होते हुए, लोप्रेन कहीं पे यूज होती हुई, लोप्रेन ये है, यस सर, हार्ट पेशेंट में, हार्ट पेशेंट्स में यूज होती। क्या इसकी डोज है? ऊपर लिखा हुआ 75, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये 75 मिलीग्राम। अच्छा, दूसरी हम कंडीशन देख रहे हैं कि 75 मिलीग्राम तब दी जाएगी जब किसी में एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट देना हो। दूसरी कंडीशन है एस्प्रिन 500 मिलीग्राम, दिख रही है एस्प्रिन? यस सर। ठीक है, जब ज्यादा डोज में देंगे तो एस्प्रिन देता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट या एनाल्जेसिक इफेक्ट। 500 मिलीग्राम बहुत ज्यादा डोज है ना। जब कम डोज में देंगे जैसे कि 75 मिलीग्राम, तो एस्प्रिन देता है कौन सा इफेक्ट? एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एस्कार्ड 75 मिलीग्राम। ठीक है, अगर मैंने आप लोगों के पेपर में 2 इमेजेस दे दी, एक में दे दिया एस्प्रिन 500 मिलीग्राम और दूसरे में दे दी एस्कार्ड 500 मिलीग्राम, या कोई सी भी दूसरी ड्रेस दे दी जिसमें 75 मिलीग्राम है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कार्डियो पेशेंट्स में कौन सी यूज होगी? कार्डियक पेशेंट्स में कम डोज वाली 75 वाली। तो नंबर 1 नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में नंबर 1 आ गया एस्प्रिन। नंबर 2 आता है ब्रोफिन, आइब्रोफिन। आइब्रोफिन इज मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो किस किस में पाया जाता है? ब्रोफिन में पाया जाता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ते हुए आए थे, ब्रोफिन प्लस भी जो थी उसमें भी क्या था, ये दिख रहा है आपको? ब्रोफिन में कौन सा सॉल्ट पाया गया? अच्छा, ये पढ़े, इसकी इंडिकेशन एक बच्चा पढ़े, रिलीफ पेन, reduces fever, treats inflammation। अच्छा, इस बात से अब समझ आ रहा है कि इसमें के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? तीनों प्रॉपर्टी किसकी थी? तीनों प्रॉपर्टी देख लें कौन सी है? एनसेड की। मेंशन हो गया कि रिलीफ पेन मींस एनाल्जेसिक, रिलीफ फीवर मींस एंटीपायरेटिक, और इन्फ्लेमेशन को डील करे इसका मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि क्या ये क्या है? एनसेड है। ठीक है, क्योंकि एनसेड में ये तीनों इफेक्ट पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इंडोमेथासिन, फिर आता है डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक की मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट कौन सी है? वोल्ट्रॉल। वोल्ट्रॉल, चले जी वोल्ट्रॉल में देखते हैं कौन सा सॉल्ट है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, डिक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है वोल्ट्रॉल में, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन, आप अगर सामने नाम भी लिखते जाए ना प्रोडक्ट के कहीं ना कहीं कि इसकी फेमस प्रोडक्ट ये है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बनाई हुई नोवार्टिस फार्मा ने। नोवार्टिस एक मल्टीनेशनल है, इसका मतलब ये एक अच्छी ब्रांड में आता है वोल्ट्रॉल। अच्छा, फिर उसके बाद है पायरोक्सिकेम, ये यहाँ तक देखिएगा पायरोक्सिकेम तक। अच्छा, उसके बाद है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में 2 आई, सेलिकॉक्सिब और मेलोक्सिकेम। सेलिकॉक्सिब और मेलोक्सिकेम।
ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं सिर्फ कॉक्स 2 इनहिबिटर में। अच्छा, एक थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास एक अलग से क्लास आती है जिसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक एंटी प्राइम। हमारे पास आपसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी चीज़ में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी हो, जब भी किसी चीज़ में 3 प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है एनसेड होने के लिए, कौन कौन सी? पेन, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और पेन, फीवर, एंटीपायरेक्सिया, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक। ये 3 प्रॉपर्टी एनसेड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओपियोइड में सिर्फ एनाल्जेसिक हो जाए तो बहुत है। ओपियोइड में एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं था, हम देख चुके हैं। तो अच्छा, अब पैरासीटामोल जो है एक ड्रग है जो मिलती तो एनसेड से है, मगर थोड़ा बहुत इसका फ़र्क है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका बहुत ही कम है। हम एग्जांपल दे रहे थे किसकी? पैरासीटामोल का कौन सा सॉल्ट है या कौन सी प्रोडक्ट आती है? पैनाडोल। और इसका दूसरा नाम क्या था? वेरी गुड। ठीक है, अगर पैनाडोल का भी हम देख लें एक दफ़ा, पैनाडोल एक्स्ट्रा भी आती है और प्लस में भी आती है, कोलेस्टान भी प्लस में आती है, CF में भी आती है, किसी में कैफीन कर दी, किसी में कोडीन कर दिया। ये देखिए सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो आपको दिखेगा ये क्या है? एक तो इसका माउस जो है पैरासीटामोल। ठीक है, अच्छा, अब ये पेन रिलीफ कराता है, रिड्यूस करता है फीवर, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है एनाल्जेसिक वाली कि नहीं लिखी हुई? नहीं लिखी हुई। इसका मतलब इट्स नॉट एन एनसेड। एनसेड की कहीं ना कहीं क्लास से मिलता जुलता होता है, मगर ये अलग से क्लास में आता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती और ये स्टमक पे क्या है, थोड़ा सा बेहतर एफिकेसी देता है। तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इस क्लास में आती है कौन? सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल। ये हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखी कि पैनाडोल की मोस्ट कॉमन, पैरासीटामोल की मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सी है? पैनाडोल है। अच्छा, उसके अलावा पैरासीटामोल कई चीज़ों में कम्बिनेशन में आता है, जैसे कि निब्रोल फोर्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यस सर। ठीक है, निब्रोल फोर्ट में एक तो और फिनाड्राइन है, जो कि अभी तक हमने ये सॉल्ट नहीं पढ़ा कि ये किस चीज़ में यूज़ होता है, जो कि आगे हम देखेंगे कि किस चीज़ में यूज़ होगा। और दूसरा इसमें क्या ऐड हुआ हुआ है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखें टोनोफ्लेक्स पी, पीछे हमने पढ़ा था टोनोफ्लेक्स सिंपल में भी आ रहा है और टोनोफ्लेक्स पी में भी आ रहा है, याद है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। टोनोफ्लेक्स सिंपल में क्या था? ट्रेमाडोल HCl। ट्रेमाडोल था, सिर्फ ट्रेमाडोल था। जब हम टोनोफ्लेक्स पी कर रहे हैं तो पी फॉर पैरासीटामोल के। अब अच्छा, अब अगर आप देखें टोनोफ्लेक्स पी और एक और प्रोडक्ट थी जिसमें वही सॉल्ट था, टोनोफ्लेक्स पी को अगर कंपेयर करें, हमने एक प्रोडक्ट देखी थी अभी अभी, कौन सी थी? पेंट्रा प्लस। दोनों की कहीं ना कहीं सॉल्ट दोनों के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? टोनोफ्लेक्स पी और पेंट्रा प्लस। यस सर। ठीक है, दोनों के सॉल्ट कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, मींस एक दूसरे के बराबर ये प्रोडक्ट्स हैं। अब डॉक्टर के ऊपर है कि डॉक्टर अच्छी ब्रांड लिखता है या कौन सी ब्रांड लिखता है। तो ये तमाम मैकेनिज्म था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये थोड़ा सा टॉपिक रहता है, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, अब मिड टर्म का मैं एक दफ़ा बता दूं, मिड टर्म में जो है 3 चैप्टर्स आएंगे आप लोगों के। नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जो आप लोगों के पास 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है। कौन कौन सी फॉर्म में? एक नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल है और दूसरा पावर पॉइंट की फॉर्म में, उसके आखिरी के चैप्टर्स अवेलेबल है। याद है कि नहीं? यस। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा होगा हमारा? सेकंड चैप्टर कौन सा है? जी प्रोटीन वाला सर। सेकंड, ये जी प्रोटीन सारा वहीं पे उसी में आता है। सेकंड चैप्टर है एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक्स थोड़ा सा रहता है, इसकी मैं एक वीडियो आप लोगों को मजीद भेजूंगा जिसमें एनाल्जेसिक्स और थर्ड चैप्टर कंबाइन होगा।
तो थर्ड चैप्टर का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसकी प्रोडक्ट्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर कौन सा होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसकी प्रोडक्ट्स। तो 3 चैप्टर्स आपके आएंगे, नाम लिख लें। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, सेकंड इज एनाल्जेसिक्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आएंगे, तो उसकी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को थोड़ी सी देखनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर सेक्शन से 10-10 MCQs बनेंगे, तो कोई सा भी आप सेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपके 10 मार्क्स तकरीबन छूट जाएंगे उससे। तो कोशिश कीजिएगा कि तीनों पे फोकस रखें। दूसरा, कुछ सॉल्ट्स के नाम, कुछ ब्रांड्स के नाम देख लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अगर मैं कोई सॉल्ट दे दूँ या मैं कोई ब्रांड दे दूँ तो आपको उसमें फ़र्क पता होना चाहिए कि इसमें इंडिकेशन क्या आती है और ये क्या आता है। ठीक है, बाकी किसी को भी मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कोर्स यकीनन आप लोगों का ज़्यादा मुश्किल तो नहीं ना बेटा? नो सर। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अब मेरे ख्याल से मिड टर्म की ये लास्ट क्लास है, लेकिन थर्ड वीडियो जो है मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा ताकि आपका थर्ड टॉपिक जो है वो उससे कवर हो जाए। ठीक है बेटा? सर सैटरडे को है हमारी एक क्लास। अच्छा ठीक है, चलें आपकी सैटरडे को फिर सैटरडे को आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी? नहीं सर, यस सर, ऑनलाइन है। फिजिकल है सर। फिजिकल है, चलिए ठीक है फिर। तो फिजिकल आता है। ठीक है, फिर आप लोगों का बाकी जो है उसी क्लास में हम दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे। चले बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।